सवाल पूछा जा रहा है कि अल्पमत में है क्या नायब सैनी सरकार। और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी खबर भी आपको दे दें कि हरियाणा में सियासी संग्राम जो है वो छिड़ा हुआ है। निर्दलीय विधायकों के पाला बदलने से सियासी समीकरण बदला हुआ है। 3 निर्दलीय विधायकों ने पाला बदल दिया है। निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया है। तीनों विधायकों ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस लिया है। समर्थन वापसी के बाद सियासी बयानबाजियां तेज हो चुकी हैं। आज प्रदेश में अल्पमत की सरकार है, ऐसा कहना है उदय भान का। जेजेपी के साथ भी गठबंधन टूट चुका है। निर्दलीय विधायकों ने जनहित का फैसला लिया है, यह कहना है हुड्डा का। विपक्ष कर रहा है भ्रामक प्रचार। देखिए, अब जो सरकार है वो विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि विपक्ष तो भ्रामक प्रचार कर रहा है क्योंकि सरकार अभी भी मजबूत स्थिति में है। निर्दलियों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहना है पूर्व सीएम मनोहर लाल का। सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी, ये कहना है एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा का। नैतिकता के आधार पर सीएम इस्तीफा दें, ऐसी मांग अब दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग तरह की बयानबाजियां जो हैं अब सामने आने लगी हैं। कांग्रेस हो, जेजेपी हो, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सरकार को घेर रहे हैं, तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं। और इस बीच अगर सरकार की सुनी जाए तो खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार मजबूत स्थिति में है, इसी तरह जिस तरह से अभी तक चल रही थी उसी तरह से चलती रहेगी। लगता है कि ये मौजूदा सरकार से लोगों का विमुख हो गया और ये लोगों की बात देखकर ही आज इन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था तो समर्थन वापस लिया इन्होंने और भारी बात से कांग्रेस पार्टी का समर्थन। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूं कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला है, जनहित का फैसला है। और आज जन्म किसी में है कि ये माहौल बनेगा, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, उनका भी योगदान होगा क्योंकि ये आज से कांग्रेस का समर्थन करेंगे, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। आज 88 का हाउस है, 40 भारतीय जनता पार्टी के हैं, जेजेपी के समर्थन से और इंडिपेंडेंट के समर्थन से सरकार चल रही थी। जेजेपी का समर्थन वापस हो चुका है और इंडिपेंडेंट भी उनके साथ नहीं है। आज जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है वो अल्पमत की सरकार है और मैं समझता हूं कि अब उनको एक पल भी, एक क्षण भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें खुद ही इस बात को छोड़ देना चाहिए और विधानसभा के भी मध्य विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ कराने चाहिए क्योंकि जनता का विश्वास ये लोग खुद को, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वो सही मायने में हरियाणा हितैषी हैं, अगर भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के रक्षक हैं, अगर वो सही मायने में लीडर ऑपोजिशन है, तो उन्हें दोपहर से शाम तक का भी इंतजार नहीं करना चाहिए था। सरकार अगर असली मायने में अल्पमत में है, सरकार को गिराना चाहिए। और हरियाणा की जनता जो चाहती है, बार बार हुड्डा जी कह रहे हैं कि सरकार को बर्खास्त गिराना चाहती है, लोग इन लोगों को दूर भेजना चाहते हैं, बीजेपी को हरियाणा से उखाड़ना चाहते हैं। और पहले कहते थे कि दुष्यंत के सहारे पे टिकी हुई है, अब तो दुष्यंत के सहारे पे नहीं है। अगर इस सरकार को गिराने की कोई बात आएगी और वो हमारे से संपर्क करेंगे तो इस बारे में जननायक जनता पार्टी सोचेगी, क्यों नहीं सोचेगी। भूपेंद्र हुड्डा अपने साथ उन 3 लोगों को बिठा के अपनी ताकत प्रदर्शित तो करना चाह रहे हैं, मगर मनोहर लाल खट्टर या नायब सैनी को हटाना नहीं चाह रहे। ये कितनी चिंता का विषय है। जिस तरीके से 3 एमएलए नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर।
मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे। कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए, तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। बीजेपी के भी विधायक 5 विधायक उनके साथ ऐसा दावा करते हैं। जब तक विप की ताकत है और जब तक नंबर्स हमारे पास है, वोट तो सबको विप के आदेश अनुसार करना पड़ेगा। और इसका विवरण तो आपने मेरे ख्याल से जब इस सरकार का गठन हुआ था उस दिन देख लिया। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। दिक्कतें किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बख्शने की जरूरत नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी है सरकार उनके ऊपर सख्त एक्शन, कड़े से सख्ताई से कार्रवाई करेगी। ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं, कब कौन क्या करेगा चुनाव अभी लंबा चलेगा। ऑफिशियली मेरे पास किसी भी घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं है। आप सब साथियों के माध्यम से या कुछ समाचार पत्रों में इस प्रकार की सूचनाएं मिली हैं कि 3 जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का निर्णय किया है। इसके अलावा मेरे पास कोई और जानकारी नहीं। अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर मेरे पास जानकारी नहीं। महीने के पश्चात ही दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये एक टेक्निकल चीज है जो हमेशा हमें देखने को मिली है। हमारे बहुत जो संवैधानिक हेड हैं हमारे राज्यपाल महोदय निर्णय ले सकते हैं, कोई भी जो हमें आदेश उनका होगा हम उसका पालन करें। जहां तक टोटल आज विधानसभा के 88 सदस्य हैं, हाँ, तो बीजेपी के 40 हैं और कांग्रेस पार्टी के 30 हैं और बाकी जेजेपी के 10 हैं। निर्दलीय जो 7 विधायक हैं, 6 निर्दलीय हैं, एक कांडा जी हैं। वैसे तो 7 हैं क्योंकि कुंडू जी भी निर्दलीय विधायक हैं। सरकार पूरी तरह से इंटैक्ट है, जैसे पहले सरकार चल रही थी वैसे ही चल रही है। अपनी अपनी सोच है, कुछ उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ बड़ी होंगी या कुछ उनके मन में होगा जो छोड़ दिया होगा। कई बार आदमी को लगता है कि यार हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला, वो भी एक कारण हो सकता है। किसी के मन की बात थोड़ी बता सकते हैं। और भी ऐसा कहा जा रहा है कुछ लोगों का मन टमाटोल है, वो भी अपना वो ये आना जाना रोज बड़ी पार्टियों में कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, लगा रहता है, कोई खास बात नहीं। बाजी सरकार अल्पमत में तो नहीं है ना ना कानून के मुताबिक 6 महीने तक दोबारा विश्वास मत नहीं लिया जाता। यस 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 अल्पमत में ही। हरियाणा लोक पार्टी इस तरह से हमारी तो देखो, हमारी तो क्या है कि हमारी पहले दिन से बोला हुआ है कि 5 साल की पूरी सपोर्ट होती है कि हम आपके साथ हैं और देश हित में और प्रदेश हित में और सिरसा के हित में सरकार को जो काम कह रहे हैं वो काम कर रही है सरकार। आज भी मुख्यमंत्री जी से आने से पहले मैंने अलग बात की
कि सिरसा के जो काम है आप नहीं बोल सकते, अभी आचार संहिता लगी हुई है, पर उन्होंने प्रॉमिस किया जो काम 2-3 काम 4 काम बड़े पेंडिंग है उनका तुरंत करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हरियाणा में सियासी समीकरण बदलने के बाद सियासी संग्राम भी छिड़ चुका है और आज इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय मेहमानों का करवा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी जुड़ गए हैं, ढींगरा साहब आपका भी बहुत स्वागत। विवेक चौधरी जी हैं, ये जेजेपी के प्रवक्ता हैं, सर बहुत स्वागत आपका। और मेरे साथ हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, अमित जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल मैं विदु रावल जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि सियासी समीकरण बदलने के बाद सियासी संग्राम सा छिड़ गया है हरियाणा में। खासतौर पर बात विपक्ष की करें, जेजेपी या कांग्रेस की करें, तो एक ही सुर उठ रहे हैं उनकी तरफ से कि अल्पमत में सरकार आ गई है, इस्तीफा दे देना चाहिए नायब सिंह सैनी को। हमारे जो साथी दर्शक जो हरियाणा न्यूज देख रहे हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, ये कहना कि सरकार अल्पमत में आ गई है, ये तो सदन के पटल पर ही पता चल सकता है कि सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है। और सदन के पटल पर बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो 6 महीने में एक बार सरकार को विश्वास मत होना चाहिए, 6 महीने तक उसको विश्वास एंजॉय करता है सदन का, एक बार अवसर मिलता है 6 महीने में। वो 13 मार्च को, इसी साल की 13 मार्च को, अभी 2 महीने भी नहीं हुए, वो सरकार ने वो विश्वास मत हासिल किया था, आपने सबने देखा था। बल्कि इतना बड़ा विश्वास था कि सरकार के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा था। हाँ। 90 सदस्यों की वो सदन में एक भी वोट सरकार के खिलाफ नहीं पड़ा था, केवल सरकार के पक्ष में वोट पड़े थे और दूसरे लोग तो भाग निकले थे, देख भी नहीं पाए थे इतने बड़े बहुमत को। तो इसलिए जो है ये कहना कि सरकार अल्पमत में है, मुझे लगता है देश के संविधान का अपमान करना है, बाबा साहब का अपमान करना है, देश की राजनीति का और देश के गणतंत्र का अपमान कर रहा है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। देश के संविधान के अंदर 6 महीने तक सदन में एक बार विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी हासिल कर चुकी है। ये जानते हुए अगर कोई ये कहता है कि हम अल्पमत में हैं, तो वो बाबा साहब के संविधान का अपमान कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है। मैं अब ढींगरा साहब आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, आपने विदु रावल जी को भी सुन लिया और ये बात भी स्पष्ट है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाने के बारे में भी सोचा जाता है तो वैसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 6 महीने का गैप होना जरूरी होता है। चूंकि आपको निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया है, अभी आपकी क्या प्लानिंग है, कांग्रेस की क्या प्लानिंग है, थोड़ी मजबूती और बढ़ी है तो? देखिए, मजबूती तो हमारी बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। केवल 3 विधायकों ने समर्थन नहीं दिया, उसके बाद और भी बता देता हूँ, रामचरण काला जी जो है, उनके 2 बेटे जो है वो कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं और एमएलए ईश्वर सिंह जो थे, उनके भी बेटे जो है वो कांग्रेस को ज्वाइन करे हैं। तो बाकी के जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उसमें राकेश दौलताबाद भी जो है, उन्होंने भी कल जो है आने की बात कही थी, उसके बाद वो नहीं आए, शायद किसी कारण से, कहीं ना कहीं किसी ने रोका होगा उनको। लेकिन सवाल ये है, आज जो है सरकार का जो हालात है वो आपको सबको समझ में आ रहा है कि सरकार में 40 एमएलए आए थे 2019 के अंदर, वो जो है पहले ही अल्पमत में थी, लेकिन उनको विसाखियों का सहारा जेजेपी ने दिया था। 10 सीट उनको दे करके उनको बड़ा करने का काम किया था। इंडिपेंडेंट विधायक जो थे वो आज भी ये समझ रहे थे कि किस तरह से सरकार चल रही है। सरकार, ठीक है, मैं रोक रही हूँ ढींगरा साहब, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद जी। उदय भान जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन तो मैं लेना ही चाहूंगी, लेकिन हमने आपको सुना, आप सीधे सीधे ये बात कह रहे हैं कि नायब सैनी की सरकार अल्पमत में आ गई है, विधानसभा के चुनाव साथ साथ होने चाहिए लोकसभा के। बहुत बड़ा बयान आपकी तरफ से दे दिया गया है।
मैंने ये कहा है कि सरकार अल्पमत में आ गई है और गवर्नर को चाहिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो और राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराए जाए। अभी क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लोकसभा के साथ तो हो नहीं सकती, लेकिन इससे तुरंत बाद ही लोगों का मैंडेट लेना चाहिए। ये सरकार अल्पमत में है। अब जब जेजेपी ये कह रही है कि भाई जेजेपी भी सरकार के विरोध में है, अभय चौटाला भी विरोध में है और बलराज कुंडू भी विरोध में है, तो फिर 33 हम है, 10 वो हो गए, 43 2 वो हो गए, अभय चौटाला और वो 45 हो गए, तो उधर तो 40 ही रह गए। लेकिन उदय भान जी, जेजेपी की 10 की ताकत पर आप विश्वास कर रहे हैं? आपको नहीं लगता है विश्वास करना गलत होगा? जेजेपी की हालत आप देख रहे हैं, जेजेपी को खुद नहीं पता पार्टी का क्या होगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला जी है, अजय चौटाला जी हैं, वो गवर्नर को पहले लिखे अपने लिए 10 आदमी अगर इनके साथ है तो हम भी साथ करने के लिए तैयार हैं। और इस सरकार को अल्पमत में तो ये है ही सरकार, इस बात कोई शक नहीं। पार्टी ने तो अपने सपोर्ट विड्रॉ कर ली ना, 10 तो हैं, 10 वो हैं और 2 वो 12 33 हम है, 45 है, वो 43 है। अल्पमत में तो ये है ही सरकार। ये तो अब राष्ट्रपति शासन लगा के इसको चुनाव कराना चाहिए, लोगों का नया मैंडेट ले। नहीं, देखिए उदय भान जी, स्पीकर कह रहे हैं कि मेरे पास ऑफिशियली अभी कुछ नहीं आया है। आपने अभी कहा कि हम जेजेपी को कह रहे हैं कि आप लिखित में दीजिए, लेकिन जेजेपी का तो सीधा सीधा ये कहना है कि कांग्रेस की अंतरात्मा जागनी चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस को हरियाणा से वाकई में प्यार है तो कांग्रेस को कदम उठाना चाहिए। होगा, जेजेपी का समर्थन मांगेगी तो हम तैयार हैं। जेजेपी तो कह रही है आप उनसे पूछिए, लेकिन पहला कदम आप उठाइए। अंतरात्मा कांग्रेस की जागनी चाहिए, जेजेपी की जागनी चाहिए। कांग्रेस ने तो पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, कौन एब्सेंट हुए थे वहाँ से कौन एब्सेंट हुए थे उसे हाउस से, और कौन अब तक 4.5 साल तक उनको संजीवनी देते रहे, कौन उनके साथ में मलाई खाते रहे, ये सबको पता है। ये तो बताने की बात है क्या? और ये इनको पता होगा कि इनके 10 आदमी अभी है या नहीं है, इनके साथ कितने कॉन्टैक्ट है। ये अपने जो गवर्नर को ये लिखे कि भाई हम इनके खिलाफ हैं और ये सरकार अल्पमत में आ गई है, अल्पमत में आ गई है, तो ये सरकार इधर कांग्रेस वाले कह रहे हैं तो इसको दोबारा से चुनाव होना चाहिए। नहीं, लेकिन उदय भान जी, अगर जेजेपी कहेगी कि पहले कांग्रेस कहेगी कि पहले जेजेपी करे, तो फिर ऐसे तो आप में ही सहमति नहीं बन पाएगी अगर इतना बड़ा कदम उठाने की आप सोच भी रहे हैं। 3 डेट दिए, हम तो 30 तैयार बैठे हैं, हम तो वो भेज देंगे गवर्नर को, ये अपना करें। आप करेंगे जेजेपी से बात, मांगेंगे समर्थन? जेजेपी से जो हमें सरकार बनानी होगी, जेजेपी की संयुक्त तब है ना, अभी तो फिलहाल इस सरकार को गिराने की बात है। लेकिन आपको नहीं लग रहा रिस्क है इसमें? रिस्क है क्योंकि खुद मनोहर लाल जी भी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी ये कह चुके हैं कि हम टेंशन फ्री हैं, हम निश्चिंत हैं, क्योंकि सरकार अच्छे से जैसे चलती आ रही है वैसे ही चलेगी और हमारी बातचीत भी है कुछ विधायकों से, उनकी तरफ से दावा किया गया है बातचीत है। इनमें नैतिकता नाम की तो कोई चीज है नहीं। नैतिकता होती तो ये खुद ही इनको रिजाइन दे करके और जो अपना ये जनता से मैंडेट लेना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर वो अपने आप को मजबूत मान रहे हैं और उनकी बातचीत भी है। आप बताओ ये कितने लोग हैं भाई? 40 बीजेपी के, उसके अलावा 3 ही तो और है इनके पास में। 43 है, 43 हाउस कितने का है? 88 का। वो बताया नहीं कि भाई आप पर 45 कौन है? तो नहीं, बड़ी बात तो यही है ना कि मनोहर लाल भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, हमारी बातचीत चल रही है, उनको डर नहीं है। वो कह रहे हैं बातचीत चल रही है। भाई ये खरीद फरोख्त में करते रहते हैं, इनका तो काम पुराना है। सारे बीजेपी का काम ही क्या है, सारे देश में यही काम किए, लेकिन अब इनका वो नहीं चलेगा सारा। लोग समझ चुके हैं, इनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। अभी इसी लोकसभा के इलेक्शन में इनका सुपड़ा साफ होना है। अच्छा ठीक है, सुपड़ा साफ करने की बात कर रही है उदय भान जी, आप हरियाणा न्यूज के सामने हरियाणा न्यूज पर ये बताना चाहेंगे कि आपकी तरफ से अब अगला कदम क्या उठाया जाएगा? कांग्रेस किस प्लानिंग में है? कांग्रेस की प्लानिंग सीधी है। हम तो कह रहे हैं कि भाई इनको जो राष्ट्रपति शासन लगा करके दोबारा से मैंडेट लिया जाए पब्लिक का। उसके लिए ऑफिशियली तो कुछ करना होगा ना, ऑफिशियली क्या करेंगे आप? उनके पास तो बताना कि उनके पास में कौन 45 आदमी, 45 चाहिए ना उनको। आप ऑफिशियली क्या कदम उठाएंगे? जब जेजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ कर ली तो अपने 45 बताया ना कि कौन है। नहीं, ऑफिशियली आप क्या कदम उठाएंगे इसके लिए?
नहीं, इनको कोई गरमा नहीं है, उसके ये पद से चिपके हुए लोग हैं। हाँ, लेकिन कांग्रेस तो कोई कदम उठाएगी ना, ऑफिशियली कागजी तौर पर कोई तो कांग्रेस कदम उठाएगी फिर, अगर इतनी बड़ी बातें कांग्रेस कर रही है सर। तो कांग्रेस पार्टी तो स्पष्ट कह रही है कि अल्पमत में है, अल्पमत में है, और ये बताएं कि हम अल्पमत में नहीं है। हमारे पास कौन है? 45 आदमी। ठीक है, लेकिन चलिए, बहुत शुक्रिया उदय भान जी जुड़ने के लिए, हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि स्पीकर ये कह चुके हैं कि मेरे पास तो अभी ऑफिशियली कुछ भी जानकारी नहीं आई है। चलिए सीधे विदु रावल जी का रुख करेंगे। विदु रावल जी, आपने सुना उदय भान जी को? बहुत कंफ्यूज लग रहे थे आज उदय भान जी, एक ही मुंह से कई कई अलग अलग बातें उन्होंने कह दी। एक तो कह रहे हैं कि अगर 10 आदमी जेजेपी के साथ हैं तो हम इनके साथ चलकर जाने को तैयार हैं। यानी 29 विधायकों वाली पार्टी जो खुद को 32 भी बता रही है, वो कह रही है कि अगर इनके साथ है तो चले जाएंगे, और फिर साथ साथ ये भी घोषणा कर रही है कि अल्पमत में है। भाई, इनको भी पता है कि 10 लोग वहां साथ नहीं हैं, एक बात। दूसरी बात जो है, वो कह रहे हैं कि पहला कदम जो है जेजेपी उठाए। जेजेपी कह रही है पहला कदम ये उठाए। क्या हरियाणा न्यूज के दर्शक ये जानते नहीं हैं कि इनके पास बहुमत का ब भी होता तो ये रात भर भी इंतजार ना करते। ये तो ड्रामा इतना करते कि राज्यपाल जी के दरवाजे के बाहर जाकर बिना अपॉइंटमेंट के बैठ जाते और धरने देते और मीडिया को बुलाते और तमाशे करते। ये थोड़ी कहते कि भाई पहला कदम आप उठाओ। जिस प्रकार टिकटों में कह रहे थे पहले तू ले, चुनाव तू लड़, तू लड़, इसी प्रकार कह रहे पहला कदम तू उठा। फिर उसके बाद कह रहे नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची। पद से चिपके हुए लोग हैं, जिन लोगों ने 1991 से लेकर 96 तक की सरकार, नरसिम्हा राव की सरकार, हवाला के जरिए अल्पमत की सरकार चलाई हो, जिन लोगों ने सोनिया की मनमोहनी सरकार एक बार नहीं 2-2 बार चलाई हो, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 2009 से लेकर 14 की सरकार, जिसको विदु रावल नहीं, भाजपा का प्रवक्ता नहीं, हरियाणा और पंजाब के माननीय उच्च न्यायालय कह चुका है कि वो नाजायज सरकार थी, इलिसिट गवर्नमेंट थी, पार्टी को गलत तरीके से तोड़ के चलाई गई थी। वो लोग आकर यहाँ नैतिकता का पाठ पढ़ा गए सृष्टि जी आपको, हमको, और किस प्रकार से कह रहे हैं कि भाई अगर हमें सरकार बनानी होगी तब बात करेंगे, सरकार को गिराने के लिए बात नहीं करते। तो अटल जी की सरकार गिराने के लिए जयललिता से क्यों बात करने गए थे? मुलायम सिंह जी, मायावती जी से शरद पवार जी, जो कि आपकी पार्टी को तोड़ कर गए थे, उनसे क्यों बात की थी उस समय आपने? फिर खरीद फरोख्त की बात भी कर रहे हैं, और आपका चैनल और सभी चैनल दिखा रहे हैं किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों के पास अनअकाउंटेड पैसा मिल रहा है। पैसा गिनने की मशीनें सड़ गई हैं, इतना पैसा मिल रहा है आलमगीर से लेकर इनके धीरज साहू तक के लोगों के पास। तो ऐसे लोग जो है खरीद फरोख्त की बात करते अच्छे लगते हैं क्या? बड़ी बात यह है कि ये अगर जो 10 आदमी ये कह रहे हैं, यहीं पर पेच फंसा है। मैं खत्म कर रहा हूं सृष्टि जी, जरूरी है ये बात पूरी करनी, कि 3 लोग इनके पास उठकर आकर बैठ गए, केवल 3 लोग इनके पास आकर बैठ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उससे तो इनका समर्थन हो गया। और जो 5-6 लोग जेजेपी के, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, आपके संवाददाता हर जिले के अंदर घूम रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनका शेड्यूल पता करिए। रामनिवास सुरजाखेड़ा जी नरवाना में आज मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में थे या नहीं थे, पता कर लीजिए। बिल्कुल। जोगीराम सिहाग जी बरवाला में क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? राम कुमार गौतम जी ने क्या बात कही है? देवेंद्र बबली जी का क्या शेड्यूल है? पता तो करिए एक बार। तो ये अगर में ही सारा मामला है, इनको अच्छे से पता है कि कोई अल्पमत नहीं है, लेकिन केवल यहाँ पर एक ड्रामा करने के लिए जनता का समय खराब कर रहे हैं। चलिए जेजेपी को चर्चा में जोड़ लेते हैं। विवेक चौधरी जी, अब विदु रावल जी को भी आपने सुन लिया, और आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं, आप खुद तो अपनी पार्टी को मजबूत कर नहीं पा रहे, खुद तो अपनी पार्टी के विधायकों को रोक नहीं पा रहे, और आप समर्थन देने की बात करते हैं कांग्रेस को। सृष्टि, आज मैंने विदु रावल को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना और आपको भी सुना जी। मैं एक बात जानना चाहूंगा, आज जेजेपी के 10 के 10 विधायक हैं, आज कौन किसका प्रचार कर रहा है उनको नोटिस देने का काम भी जेजेपी ने किया। पर मजेदार बात यह है, जो अपने आप को प्रोफेसर बताते हैं उन्हें ये नहीं पता कि आज के दिन सरकार अल्पमत में है कि नहीं है। आज वो कहते हैं सरकार तो मजबूत है, वो लोग ये कहते हैं कि सरकार मजबूती से चल रही है।
अरे चल रही है, फ्लो टेस्ट करा लीजिए, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज एक भूपेंद्र हुड्डा के विवेक चौधरी जी, आपको रोका किसने है? आप ऑफिशियली लिखित में दीजिए ना। मैं नहीं कह रहा, सुनने का काम कीजिए सृष्टि जी, मैं सुन रहा था सभी को। आज भूपेंद्र हुड्डा जो अपने आप को सबसे बड़ा नेता मानते हैं कांग्रेस में, और हैं भी आज के दिन हाउस के लीडर भी हैं वो अपनी पार्टी के, उनको करना चाहिए, लिख के देना चाहिए कि हाँ सरकार अल्पमत में है। अगर जेजेपी ने तो पहले कहा है जेजेपी साथ आएगी, आज वो तो कह रहे हैं जेजेपी लिख के दे दे। कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा को आज सामने आना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा अगर ऐसा नहीं करते तो लोगों को साफ पता लगेगा भूपेंद्र हुड्डा की बीजेपी के साथ सेटिंग है। हम बारी बारी आप कहते रहे कांग्रेस हैं के कि कंधे पे रखकर बंदूक चलाना चाह रहे हैं क्या चौधरी हम साहब? किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाना चाह रहे। आज मुख्य विपक्षी दल कौन है हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो बताने का काम कीजिए। आज मुख्य विपक्षी दल अगर भाग रहा है तो वो सब देख रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरह से मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद आज सरकार गिराने की बात नहीं कर रहा। क्योंकि उदय भान जी की बातों से भी पता चल रहा था, उनको खुद डर है, उनको खुद जेजेपी पर भरोसा नहीं है। 10 कदम दिखा रही है जननायक जनता पार्टी, लेकिन उनको खुद इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए वो भी बच रहे हैं। जेजेपी के तो 10 के 10 विधायक पार्टी के आदेशों पे चलने का काम करेंगे, पार्टी के आदेशों पे चलना पड़ेगा। हम एक चीज जानते हैं, पर आज कांग्रेस के विधायक कहाँ हैं? कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ है जो बारी बारी बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं? हम तमाम डिबेट्स में कहने का काम करते हैं भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आज भूपेंद्र हुड्डा कह दें कि मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता और पहल करें सरकार गिराने के लिए, अगर जेजेपी पीछे हटे तो जेजेपी कसूरवार है। जेजेपी ने खुलेआम दुष्यंत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने का काम किया। दिग्विजय जी मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि नेता जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है दिग्विजय चौटाला साहब आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार जी सर, देखिए चर्चा चल रही है, महत्वपूर्ण विषय है, आप भी जानते हैं। उदय भान जी से भी अभी बात हुई थी, हमने आपकी भी बातों को सुना, जिस तरह के बयान मीडिया में आपने दिए हैं। आप कह रहे हैं सरकार अल्पमत में आ चुकी है, सरकार को सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इसके लिए विपक्ष को क्या करना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, विपक्ष अगर अपनी मजबूती पेश करेगा, जेजेपी पर सवाल उठ रहा है कि जेजेपी तो खुद मजबूत नहीं है, अपने विधायकों को एकजुट करके नहीं रख पा रही है, तो किस मजबूती पेश करने की बात जेजेपी कर रही है? अगर आप सिर्फ मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको मैथमेटिकल इक्वेशन समझा देता हूँ जी, और कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वेशन उसके बाद समझ लीजिए। पहली चीज हमें समझनी होगी कि 90 विधायक हैं, जिसमें से 2 विधायक का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। हरियाणा में 88 विधायक बचते हैं। 88 में से 30 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास हैं, 10 विधायक जेजेपी के पास हैं, कुछ निर्दलीय हैं, 2 एक हलोपा और एक इंडियन नेशनल लोकदल का है, 40 भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर कांग्रेस के 30 लोगों प्लस अपने जेजेपी के 10 लोग हम जोड़ते हैं तो बैठता है 40, और उसके बाद 3 जो कि निर्दलियों का सपोर्ट भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं उन्हें मिला है तो बैठते हैं 43। मुझे पूरा भरोसा है कि इंडियन नेशनल लोकदल भी इस स्थिति में अभय सिंह चौटाला बीजेपी की मदद नहीं करेंगे तो बैठता है 44, वो सरकार के खिलाफ उठाते हैं। बलराज कुंडू अगर सरकार की मदद नहीं करते हैं तो बैठते हैं 45। अगर 88 में 45 का गणित देखें तो ये सरकार गिर जाती है, यानी सरकार अल्पमत में आ जाती है और सरकार के खिलाफ अविश्वास आ जाता है। बार बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर जो एक जिक्रा बीजेपी छेड़ रही है कि अविश्वास नहीं लाया जा सकता, ये बिल्कुल बेहूदी बात है। अविश्वास प्रस्ताव पिछली सरकार के खिलाफ हुड्डा जी लेकर के आए थे, ना कि किस सरकार के। इस सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही थी दिग्विजय जी, और देखिए आपने आंकड़ा समझाया सर, मैंने आंकड़ा भी समझा, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे दावा कर रही है कि जिस 10 कदम जननायक जनता पार्टी कर रही है उसमें से कुछ 10 में से ही बातचीत चल रही है बीजेपी की। देर नहीं लगेगी कि वो बीजेपी के सपोर्ट में आ जाए। और अभी की स्थिति की ही बात कर ले तो जेजेपी के 5 से 6 लोग हैं जो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि हमारा कोई भी विधायक विप के खिलाफ नहीं जा सकता, ना ही पिछले अविश्वास में गया था। ये बात आपको भी पता होगी। जो विप के खिलाफ जाएगा उसकी सदस्यता चली जाएगी। कौन कहाँ है, बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर आप टेक्निकल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्स पे बात करो, अगर आप इमोशंस की बात कर रहे हैं तो इमोशन पे करो। आप मेरे से फैक्ट्स जानना चाहते हैं, मैंने आपको फैक्ट्स समझा दिए।
दुष्यंत चौटाला सरकार को गिराने में एक कदम आगे बढ़ाएंगे, मगर बेशर्ते उसको इनिशिएट करें, शुरुआत करें भूपेंद्र हुड्डा, क्योंकि 10 के सहारे सरकार नहीं गिर सकती। 30 + 10 + 3 + 2 तो सरकार गिरती। अच्छा, उदय भान जी कह रहे हैं इसके लिए आप कोई कदम उठाइए, क्योंकि स्पीकर कह रहे हैं ऑफिशियली मेरे को किसी बात की जानकारी नहीं है, सरकार जिस स्थिति में चल रही थी उसी स्थिति में चल रही है, तो ऑफिशियली कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। उदय भान कह रहे हैं कि जेजेपी उठाए, आप कह रहे हैं कांग्रेस करे कुछ। अगर हुड्डा लिख करके देंगे तो साथ ही जेजेपी लिख करके दे देगी, इसमें कोई हम इंतजार नहीं। आपको क्या लग रहा है जेजेपी लिख करके देगी तो कांग्रेस दे देगी? वो कह रहे हैं पहले आप वाली स्थिति आई हुई है। नहीं, कोई पहले वाली स्थिति नहीं है, कहीं भी लिख करके देना होगा, हम उस बात के लिए तैयार। बिल्कुल, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है। हरियाणा की जनता को बिल्कुल खुले तौर पर पता चलना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बीजेपी की बी टीम कौन है, ए टीम कौन है, सब लोगों को पता चलना है। दिग्विजय जी, मेरे को एक बहुत खास जानकारी मिली है इस बीच, रामकरण काला जी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। अरे वो कोई कहीं भी ज्वाइन करें, वो चाहे मुस्लिम लीग ज्वाइन करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक दुष्यंत चौटाला के हाथ में विप है, वो विप जारी करेंगे, और विप 10 के 10 जो है वो उनको एक जगह वोट डालना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला जी जी नहीं, लेकिन आप विप की ताकत का चलिए जिक्र कर रहे हैं, मैं समझ रही हूं, बार बार आप कह रहे हैं विप की ताकत है हमारे पास, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बार बार यही आ जाता है कि पार्टी को अपनी पार्टी की मजबूती, अपनी पार्टी के विधायकों का कि उनको पूरा समर्थन है या नहीं, उसके बारे में भी तो बात करनी चाहिए। सर, आप कहीं ना कहीं ये स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि आपकी पार्टी के ही विधायकों का आपकी पार्टी से मोह भंग हो गया है। आपने खुद देखा है पिछले कुछ दिनों में कितने बड़े बड़े कदम आपकी पार्टी के नेताओं ने उठाए हैं। बहुत कमजोर स्थिति में पार्टी चली गई है कि कांग्रेस भी आप पर विश्वास नहीं कर पा रही है। डिबेट आज हमारी पार्टी की स्थिति की हो रही है, तो उस पर एक अलग डिबेट कर लेंगे। आप मुझे बुला लें, मैं आपका 1 घंटा आपके पास आ जाऊंगा। जब भी आप मुझे बुलाएंगे उस पर चर्चा कर लेंगे। आज डिबेट सरकार गिराने को लेकर, ठीक है, क्या उस पर चर्चा हो जाए? ठीक है। दिग्विजय जी, आप अगर थोड़ा सा टाइम दे तो मैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ बने हुए हैं, विदु रावल जी से ही आपने जो व्हिप की ताकत का जिक्र किया उस पर मैं उनसे पूछना चाहूंगी, अगर आप थोड़ा सा होल्ड कर सके तो। मैं प्रोग्राम्स के बीच में हूँ, मैंने आपको सारी चीज समझा दी है। ठीक, दिग्विजय जी, मैं आपके साथ मैं बिल्कुल, मेरी बात मुझे लगता है जनता को फैक्ट्स के साथ समझ आ गई होगी, और अगर भूपेंद्र हुड्डा इनिशिएट करेंगे, हम सब लोग मिलकर के साथ करेंगे, तो ये सरकार गिर सकती है अगले 24 घंटों। हाँ सर, अगर आप थोड़ा सा रुके तो मैं विदु रावल जी का रुख करना चाहूंगी। मैं प्रोग्राम्स के बीच में छोड़ करके आपसे बातचीत कर रहा हूँ। धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दिग्विजय चौटाला जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। विदु रावल जी, आपने सुना, अब जेजेपी कह रही है कि व्हिप की ताकत है अभी हमारे पास, व्हिप बहुत बड़ी चीज है, कमाल कर दिखाएगी, तो इसलिए बीजेपी को यहां पर यह समझना चाहिए कि अल्पमत में वो आ चुकी है। उदय भान जी की पहले बात सुनी और उसके बाद दिग्विजय चौटाला जी की बात सुनी। दिग्विजय चौटाला जी भी फैक्ट की बात कहने लगे और फैक्ट के बाद बोले, अगर अभय चौटाला ऐसा कर दें, अगर बलराज कुंडू ऐसा कर दें, उनके अगरों में कुछ अगर मैं जोड़ देता हूं, अगर किरण चौधरी कुछ कर दें, अगर कैप्टन अजय यादव जो नाराज चल रहे हैं उनके बेटे कुछ कर दें, अगर रामकरण काला इससे पहले उछल कर कांग्रेस ज्वाइन कर लें, तो स्वाभाविक तौर पर रामकरण काला की सदस्यता गई। भाई इन्हीं का लॉजिक है कि जैसे ही दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे, विप का उल्लंघन करेंगे तो सदस्यता जाएगी। अगर रामकरण काला, जो कि आपके सोर्सेज कह रहे हैं कि कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी सदस्यता को निरस्त करवा रहे हैं। फिर उनकी संख्या कितनी रह जाएगी, इस पर विचार कर लीजिए। दूध का दूध और पानी के पानी की बात कर रहे थे, और अगर लगा लगा कर कह रहे थे, अगर मेरी चची की मूंछ होती तो चची नहीं चचा कहलाती। If ifs and buts were pots and pans, they would have been no tinkers. If my aunt would have been a man, she would have been my uncle. ये अगर मगर से ही चल रही है इनका मामला सारा। ये केवल कयासबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं इनके पल्ले, किसी के नहीं है। और फिर क्या कहते हैं, फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए। अरे फ्लोर टेस्ट तो जो है 13 मार्च 2024 को हो चुका। ये इसीलिए इस सिचुएशन के लिए ही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 6 महीने वाली डेडलाइन रखी थी, ताकि रोज इधर की उधर दल बदली ना होती रहे, जैसे उदय भान जी और उनके परिवार में होता रहा है। इसीलिए तो 6 महीने की डेडलाइन दी थी ना सृष्टि दी। 6 महीने की किस लिए दी थी, ताकि रोज रोज स्थितियां बदलने पर रोज रोज जो है फ्लोर टेस्ट ना हो।
अब उसी बात को, देश के संविधान की इज्जत नहीं करते क्या ये लोग? फिर कह रहे हैं नोटिस दे रहे हैं हम, जो भाजपा के साथ खुलकर प्रचार कर रहे हैं उनको नोटिस दे रहे हैं। अरे साहब, आप मीटिंग बुला रहे थे दिल्ली के अंदर और आपके विधायक शपथ ग्रहण समारोह में थे चंडीगढ़ के अंदर। आप कह रहे थे कि हमें एब्सटेन करना है। एब्सटेन का तो आपने व्हिप तक जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद आपके विधायक जो है सदन के अंदर मौजूद थे। ठीक है, उन्होंने वोटिंग नहीं की क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब भाजपा के ऐसे 48 मिले हुए थे, आवश्यकता ही नहीं पड़ी उनको सदस्यता। लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी तब वो क्या करेंगे? ये भी तो अगर के बीच में आ गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मगर पर इनके जो कागजी महल बना हुआ है वो ढह जाएगा सृष्टि जी। और इसीलिए जो है ये इसीलिए इनिशिएट नहीं कर रहे। मैं फिर से इस बात को कहता हूं, ये सत्ता के इतने लोभी लोग जो हैं, जिन्होंने अपने परिवारों को नहीं छोड़ा हुआ, वो लोग क्या एक क्षण भी रुकते? अगर उन्हें सत्ता चिमटे से भी छूने का अवसर मिल जाए, वो 2-2 दिन तक रुके हुए हैं। और पहले आपके गीत गा रहे हैं। और पहले आप की बात तो 2 नवाब भी कर रहे थे लखनऊ में। उनके साथ क्या बना था, कौन ट्रेन पड़ पाया था, कौन पकड़ पाया था, आप जानते हैं अच्छे से। तो यही आपके दर्शक भी समझते हैं। मुझे लगता है ये केवल एकेडमिक इंटरेस्ट की डिबेट है। इससे अधिक सब लोग जानते हैं कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और इतनी मजबूत है। मुझे एक बात और गोपाल कांडा जी के नाम से कह लेने दीजिए। गोपाल कांडा जी ने बहुत अच्छी बात की है, वो भी निर्दलीय विधायक, माफी चाहूंगा, हरियाणा लोकहित HLP के पार्टी के सुप्रीमो हैं। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने जो कहा कि प्रलोभन देकर और लालच लेकर जो कुछ लोग जा भी सकते हैं, उससे सरकार संकट में नहीं आती। दरअसल संकट में कोई और है। देश के भ्रष्टाचारी, हरियाणा के भ्रष्टाचारी संकट में है, हरियाणा के जातिवादी संकट में है, हरियाणा के परिवारवादी संकट में है, हरियाणा के क्षेत्रवादी संकट में है, देशद्रोही भारत विरोधी संकट में है, आतंकवादी संकट में है। और संकट तो इतना गहरा है कि खुद अपने बिलों में भी सुरक्षित नहीं है। आज पाकिस्तान और कनाडा में भी जो आतंकवादी सुरक्षित नहीं है, उनको भी कोई अज्ञात मार जाता है। संकट में भारत और भारतीय जनता पार्टी या कोई सरकार नहीं है। संकट में कुत्सित प्रयास करने वाले लोग हैं, और कुत्सित प्रयास करने वाले लोगों के साथ तो राम भी नहीं होता। जिसके साथ राम नहीं होगा ना, वो तो वैसे ही संकट में बहुत देर से अमित तिवारी जी भी सुन रहे हैं। अमित, आपने देखिए पूरी चर्चा को सुना है। आप जिस तरह के बयान बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी की तरफ से आए हैं, सब कुछ आपने सुना। आपका इस पर क्या रिएक्शन है? भले ही जेजेपी कह रही हो कि कांग्रेस करे, कोई कदम उठाए, कांग्रेस कह रही है जेजेपी। कांग्रेस की बातों से ये साफ नजर आ रहा है कि जेजेपी की मजबूती पर कांग्रेस को भी भरोसा नहीं है। जेजेपी के पास अब और कुछ नहीं बचा तो बार बार व्हिप की ताकत का जिक्र कर रही है। हालांकि वो भी ये जानती है कि व्हिप की ताकत भी उसकी ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो भी उस तरह की तस्वीरें भी हम पहले देख चुके हैं जब विधायकों ने ही बात नहीं मानी थी जेजेपी की। अमित, देखिए सृष्टि, मैं पूरी चर्चा में शामिल रहा हूं, भले ही मुझे मौका कम मिला बोलने का। काफी बातें ऐसी थी जो मैं शुरू में ही कहना चाहता था, लेकिन अब विदु रावल जी जब अपना कमेंट रख रहे थे तो उन्होंने तकरीबन वो बातें रख दी है जो आज के इस पूरी डिबेट का लबोलबाब जिसे कहा जाएगा। क्योंकि तकनीकी तौर पर सरकार को कोई खतरा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, भले ही उनके पास नंबर गेम के हिसाब से 43 सदस्य हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। उनकी एकजुटता हरियाणा न्यूज के मंच पर ही उनके फोनों के माध्यम से हमने देखी है कि वो किस प्रकार से उदय भान जी कह रहे हैं और दिग्विजय चौटाला भी कह रहे हैं, और उससे पहले दुष्यंत चौटाला ने भी कहा और जेजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि वे पहले से ही जब भाजपा की बी टीम हुड्डा को बताते हैं तो ऐसे में उनका देखिए आपस में ही तालमेल नहीं है, तो वे आगे की लड़ाई किस प्रकार से लड़ेंगे ये तो सबके सामने ही है। और दूसरी सबसे अहम बात है कि भले ही वे अखबारी बयानबाजी या मीडिया के जरिए बयानबाजी कर ले कि सरकार अल्पमत में आ गई है और सरकार को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, तो मेरा यह मानना है कि कोई भी सरकार जो है वो फ्लोर टेस्ट खुद नहीं बुलाती है। अगर वो जब 13 मार्च को जब फ्लोर टेस्ट हुआ था वो एक बार हो चुका है, तो उसके बाद उनको जरूरत नहीं है कि वो बार बार अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करवाए, अपने विधायकों की परेड करवाए, तो उनको जरूरत नहीं है। तो ऐसे में यह एक सवाल बिल्कुल उनका गलत है कि नैतिक आधार पर कोई सरकार इस्तीफा देगी। कानूनी कार्रवाई विपक्ष में जो चाहता है, जो सरकार गिराना चाहता है, उसे करनी पड़ती है। तो ऐसे में भले ही नंबर गेम कम है, लेकिन सरकार कंफर्टेबली जो है अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। उसे ना ही तो देखिए, चाहे भले ही ज्ञानचंद गुप्ता जी ने
गेंद को राज्यपाल के पाले में डाल दिया। अगर वो ना भी डालते तो कोई देखिए कदम अभी कोई ना कांग्रेस उठा रही है और ना जेजेपी इस समय सबसे बड़ी बात अपना अस्तित्व बचाने के लिए, चाहे वो विधानसभा में बात कर ले, चाहे वो सड़क पर बात कर ले, चाहे संगठनात्मक तौर पर बात कर ले, अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर सियासत के जानकार लोगों से पूछा जाएगा तब भी। और देखिए जेजेपी के लिए सबसे बड़ी यही दुविधा है कि वो किस तरह से अपने विधायकों को रोके, इसलिए वो 3 लाइन के व्हिप की बार बार बात करते हैं। दुष्यंत चौटाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि उनके पास व्हिप की ताकत है, लेकिन 13 मार्च को अगर सरकार उन्हें गिरानी ही थी तो वो निश्चित रूप से फ्लोर टेस्ट पास करवाते, वहां मौजूद रहते, अपनी उपस्थिति के जरिए सरकार का विरोध करते। नायब सिंह सैनी जब फ्लोर टेस्ट दे रहे थे उसका विरोध करते। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति में कांग्रेस भी है, जेजेपी भी है और किसी का विश्वास नहीं किया जा सकता। ना ही अभय सिंह चौटाला जेजेपी के साथ आना चाहेंगे, कांग्रेस के साथ आना चाहेंगे, और बलराज कुंडू का क्या स्टैंड उस समय रहेगा ये देखने वाली बात है। इसलिए देखिए सरकार अमित माफी के साथ आपको रोक रही हूं क्योंकि हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर कादयान जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर, आपको आवाज मिल पा रही है? संपर्क टूट गया है, चलिए दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। अमित, आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। सृष्टि, मैं यही कहना चाहता था कि अगर कोई कानूनी विशेषज्ञ जो जानता है, भले ही दिग्विजय चौटाला ने एक बात रखी है तकनीकी तौर पर अविश्वास प्रस्ताव की, उस समय मनोहर लाल सरकार के लिए जो फरवरी में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कांग्रेस की ओर से, वो गिर गया था। और दूसरी बार जब फ्लोर टेस्ट दिया नायब सिंह सैनी सरकार का, उस समय फ्लोर टेस्ट हुआ और वो देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद 6 महीने तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। और अब देखने वाली बात है कि विपक्ष किस प्रकार से जो पहले से ही जो मीडिया के अपने बयानों में ही एकजुटता नहीं दिखा रहा, तो वो सरकार गिराने में एकजुटता दिखाएगा, ऐसा संभव नहीं है। और अभी जेजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी है कि रामकरण काला जो है वो कांग्रेस में ना जा पाए, देवेंद्र बबली अपना पाला ना बदल लें, ईश्वर सिंह अपना पाला ना बदल लें, जोगीराम सिहाग अपनी जगह खड़े रहें। इस तरह की तमाम जो विपरीत परिस्थितियां, और रामनिवास सुरजाखेड़ा आज भी धूम धड़ाके से ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो भाजपा की रैली में पहुंचे और प्रचार करते दिख रहे हैं। तो ऐसी तमाम परिस्थितियां, और एक बात और भी है, दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 विधायकों को नोटिस इशू करने की बात कही थी, लेकिन उनके नाम का जिक्र नहीं किया, क्योंकि 3 नहीं हो सकता है कि ज्यादा संख्या हो, और किन किन को नोटिस करेंगे वो खुद भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जी सृष्टि, ठीक है। मैं अब सीधे विवेक चौधरी जी आपको समय देना चाहूंगी। सबसे बड़ी दुविधा तो जेजेपी के लिए यही है क्योंकि वो अपने लोगों को नहीं संभाल पा रही है। जेजेपी माने या ना माने, मजबूती अपनी तभी दर्शा पाएगी, ऑफिशियली कुछ लिखित में जब तभी दे पाएगी जब खुद पर भरोसा होगा पार्टी को। सृष्टि, जेजेपी को खुद पे पूरा भरोसा है और जेजेपी मजबूती से अपनी बात रखने का काम कर रही है। आज देखने की बात तो कांग्रेस के लिए है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सामने आए, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं हरियाणा को बचाने के लिए राजनीति करता हूँ। बारी बारी वो हरियाणा को नहीं, बीजेपी को बचाने के लिए राजनीति करते हैं। वो लोगों ने देखने का काम किया। आज मौका है मुख्य विपक्षी दल होने के नाते वो अब जेजेपी के पास और कुछ नहीं बचा, तो जेजेपी के पास यही कहने के लिए बचा है कि कांग्रेस बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। जेजेपी के पास सब कुछ है। जेजेपी ने फैक्ट्स के साथ बताने का काम किया कब कब कांग्रेस ने बीजेपी को सपोर्ट किया। जेजेपी ने फैक्ट्स के साथ बताने का काम किया किस तरह से करनाल में कौन कैंडिडेट उतारा गया। वो सारी बातें हम रोज टीवी पे बैठ के करने का काम करते हैं, पर आज के दिन अगर कोई मुख्य विपक्षी दल है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस लिख के दे जेजेपी तैयार है, और 10 के 10 विधायकों के साथ सरकार को गिराने का काम जेजेपी करेगी। आज कोई किसी तरह की बात करे, विप की पावर को यूज करते हुए जेजेपी सरकार को गिराने का काम करेगी, सरकार को गिराने में पहल करेगी। अब बशर्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे आके ये काम करें। हमें एक चीज दिख रही है, अभी सुन रहा था मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं को, वो लेकिन कांग्रेस को आप पर भरोसा नहीं है ना? कांग्रेस का भरोसा तो जीतने पहले। कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भरोसा नहीं है। आज के दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे अगर भरोसा होता तो अब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा लिख के दे लेते। कांग्रेस
की आज सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर ही भरोसा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोज क्या कर रहे हैं वो सबके सामने है। किस तरह टिकटें काटने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, किस तरह डमी कैंडिडेट बीजेपी के सामने उतारने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने किया, किस तरह जिंदबा इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट करने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने किया, किस तरह राज्यसभा के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को सपोर्ट करने का काम किया बारी बारी, वो सबके सामने है। अगर भूपेंद्र हुड्डा साहब स्वच्छ राजनीति करते हैं और वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस का ही लीडर हूँ, बीजेपी की बी टीम नहीं हो, तो आज लिख के देने का काम करें। दूध का नहीं, ऐसे थोड़ी आपके कहने पर वो कुछ भी लिख के दे देंगे। अगर आप नहीं कुछ भी लिख के, कोई हम रेजिग्नेशन थोड़ी मांग रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा का, हम तो यही कह रहे हैं कि हाँ लिख के दें सरकार गिराने के लिए। अगर आप जेजेपी को कमजोर मानते हैं, आप कहते हैं कि जेजेपी कमजोर है, तो आपको लिख के देना चाहिए, पता लग जाएगा कौन कमजोर है कौन मजबूत है। लिख के देने में क्या दिक्कत है? अगर हम कह रहे हैं हमारे 10 के 10 विधायकों का हम लिख के देने का काम करेंगे। रावल साहब देखिए, जेजेपी को और कुछ नहीं मिला तो अब वो कह रही है कि कांग्रेस आपकी बी टीम है, ऐसा है क्या? नहीं। और कांग्रेस को क्या फायदा है? अच्छा आप विवेक जी ये भी बता दीजिए, कांग्रेस को इससे क्या फायदा है? सुरजेवाला कह रहे हैं, करण दलाल। अच्छा कांग्रेस का फायदा तो बता दीजिए, बीजेपी की बी टीम बनने का कांग्रेस को फायदा तो बता दीजिए। कांग्रेस नहीं, भूपेंद्र हुड्डा अपने केसों से बचने के लिए, जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए बारी बारी बीजेपी का सपोर्ट करते रहे। ये बात हम नहीं कह रहे, ये करण दलाल कह रहे हैं, ये कुमारी शैलजा कह रही है, ये रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं, ये अजय यादव कह रहे हैं। तमाम कांग्रेस के नेता ये बात कहने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का सत्यानाश करने पे लगे हुए हैं। हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के लीडर क्योंकि केवल ढींगरा जी नहीं जुड़े हुए अभी, तो मैं रावल साहब आपसे ही पूछना चाहूंगी। देखिए आपने अब भूपेंद्र हुड्डा को भी इतना डरा दिया है ईडी सीबीआई की धमकी देकर कि वो चुपके से आपकी बी टीम बनने का काम कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा। और जी रावल साहब, भारतीय जनता पार्टी किसी भ्रष्टाचारी से कोई सरोकार नहीं रखती है। दूसरा, हर भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता से डरना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से डरना चाहिए, इस देश की न्याय व्यवस्था से डरना चाहिए। और ईडी, सीबीआई और आईटी हर भ्रष्टाचारी को पकड़ेगी, वो बिल में घुसेगा तो बिल में पीछा करेंगी, बिलों से निकाल कर लाएंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। हर भ्रष्टाचारी को डरना चाहिए। अगर भूपेंद्र हुड्डा ने भ्रष्टाचार किया है तो उनका डर वाजिब है, मैं इसका समर्थन करता हूं। ठीक है, लेकिन अच्छा चलिए, ढींगरा साहब भी जुड़ गए हैं। विदु रावल साहब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। ढींगरा साहब देखिए, अगर आप डिबेट में जुड़े थे तो आप सारी चीजों को सुन रहे होंगे। 100 बात की एक बात ये निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस जेजेपी को कह रही है आप लिखित में दे दो, जेजेपी कह रही है आप लिखित में दे दो। लेकिन जेजेपी ने एक और बात यहां पर उठा दी है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी का कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं, डर के वो पीछे से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए जेजेपी चाहती है कि पहले कोई कदम, मजबूत कदम अगर उठाना होगा तो कांग्रेस उठाए, उसके बाद कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस समर्थन मांगेगी तो फिर हम सरकार को गिराने का काम करेंगे। ढींगरा साहब देखिए, जेजेपी और बीजेपी ए बी टीम में है। हम कई देर लगातार करते रहे, 4.5 साल लगातार इन्होंने सत्ता को ही मलाई लूटी है और लगातार भ्रष्टाचार किया है। अब ये बीजेपी और जेजेपी अलग से चाहे खड़ी दिख रही हो, लेकिन ये अलग नहीं है, ये इकट्ठे हैं। मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, ये बात उदयभान जी ने भी क्लियर की, मैं भी कर रहा हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर जेजेपी चाहती है तो वो जिस तरह से 3 विधायकों ने लिख करके ये दिया है कि हम जो है कांग्रेस का समर्थन करते हैं, इसी तरह से ये भी लिख के दे। क्यों भागते हैं इससे? ये असल में उनके साथ मिले हुए हैं और कांग्रेस के साथ एक ही पार्टी विपक्ष में है जिसका नाम कांग्रेस है। कांग्रेस के साथ 3 ये आ चुके हैं। 2 आपको बता रहा हूँ, रामकरण काला का बेटा जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुका है, ईश्वर सिंह का बेटा कांग्रेस ज्वाइन कर चुका है। इसी तरीके से बाकी के इंडिपेंडेंट्स भी धीरे धीरे आएंगे। आप जिनके लिए मूछे लगाने और ना मूछे लगाने की बात करते हैं, जिनका ये भी नाम लेते हैं कि उनकी अपनी पार्टी है चलपी, अब वो भी देखना आपको टाइम के साथ साथ यहाँ दिखेंगे कांग्रेस के साथ खड़े हुए। आप चाहे जितना मर्जी कर लें, जितनी मर्जी कहानियां डाल लें, लेकिन जो लोग इंडिपेंडेंट नो के नो है, अलग अलग पार्टी से भी और इंडिपेंडेंट भी, वो मिला करके जो नो है, वो नो के नो कांग्रेस के साथ खड़े हुए मिलेंगे। आपको अभी थोड़ा टाइम रुकिए,
और जेजेपी के भी टूटे हुए जो है वो कांग्रेस में आकर के मिलेंगे। ठीक है अमित, आपका और लास्ट ये रिएक्शन इस सरकार पर जो है, ये सरकार इस 4 जून के बाद आपको कहीं हरियाणा की दिखाई नहीं देगी, जितना मर्जी जोर लगा ले ठीक है। बीजेपी। डिबेट का लास्ट रिएक्शन अमित। देखिए सृष्टि, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी विपक्ष असमंजस में है और उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, और पहले आप के चक्कर में कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएगा, और इसीलिए बीजेपी इंजॉय कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात जेजेपी की, तो जेजेपी चाहती तो अपने विधायकों पर कड़ा कदम उठा सकती थी, लेकिन वो सबसे अहम बात है कि ऐसा जो निष्कासन जैसा कदम भी उठा सकती थी, लेकिन उन्हें पता है पहले ओम प्रकाश चौटाला ने इस प्रकार का एक्शन लिया था जब अपने 2 विधायकों चरणदास शोरेवाला और विनोद मडिया को निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद उन दोनों को ही बंसीलाल सरकार में मंत्री बना लिया गया था। तो उससे सबक लेते हुए जेजेपी की जो बेचारगी है इस समय, वो बेचारी वाली स्थिति है, उसमें वे देखिए वो केवल अपने 3 लाइन व्हीप का बार बार डर दिखा सकते हैं, लेकिन एक्शन कुछ ले नहीं पा रहे, और ना ही वे आगे सरकार के खिलाफ कोई इस तरह का कदम ना ही तो जेजेपी उठा सकती है और ना ही कांग्रेस उठाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी ठीक है, ठीक है, क्योंकि रावल साहब आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, फटाफट से कम शब्दों में सर बात पूरी कर दीजिए। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि कांग्रेस की जेजेपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है। जेजेपी के प्रवक्ता, उनके नेता लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुछ विधायक मिले हुए हैं। तो जब ये खुद ही मान रहे हैं तो बार बार अल्पमत कैसे चिल्ला रहे हैं? मैं हैरान हूं, एक ही मुंह से इतनी सारी बातें कैसे कह लेते हैं ये लोग? खुद ही कह रहे हैं कि ये लोग मिले हुए हैं। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण है, कल इनके साथ 3 विधायकों ने समर्थन दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आज पता कर लें वो 3 के 3 इकट्ठे हैं या 3 में से कुछ कम हो गए हैं। ये केवल ढींगड़ा जी को मैं सलाह दे रहा हूं ठीक ठाक सी, एक बार गिनती दोबारा कर लें। आज तक जितनी बार भी कांग्रेस के विधायकों को वोट करने मिला है, कभी भी कांग्रेस के पूरे विधायकों ने एक साथ वोट नहीं किया, कभी भी कांग्रेस के पूरे विधायकों ने एक साथ बैठक नहीं की। एक बार ये भी पता कर लें कि उनके पूरे विधायक भी पूरे खुद के भी हैं या नहीं है, और वो जो 3 कल आए थे कहीं फुर तो नहीं हो गए, पता कर लें एक बार। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया विदु रावल जी आपका भी, केवल ढींगरा जी आपका भी, और विवेक चौधरी जी और अमित तिवारी आपका भी जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए सवाल अब उठने लगे हैं कि अल्पमत में है क्या नायब सरकार, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके लिए कदम क्या उठाए जाते हैं, क्योंकि स्पीकर ने तो ये साफ कह दिया है कि मेरे पास लिखित में कुछ नहीं आया है, ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, अगर कुछ आएगा तो उस पर विचार होगा। फिलहाल इसी के साथ इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए।